स्वागत है दोस्तों। हम सभी पढ़ रहे हैं खड़ी बोली गद्य के विकास की अवस्था। इसमें हम सभी देखेंगे कि आगे चल के सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल नियाज के बाद हिंदी गद्य की स्थिति क्या रही, क्या चुनौतियां रही और कितनी बड़ी चुनौतियों से हिंदी सेवियों ने लड़ के हिंदी गद्य का विकास किया, अदालतों में खड़ी बोली हिंदी की स्थापना की और पत्रकारिता का आंदोलन चलाया। तो ये सभी बातें हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के आधार पर। देखते हैं जहाँ से हमने पिछली क्लास ख़त्म की है, क्लास 3, वहीं से शुरुआत करते हैं आज की हमारी चौथी क्लास, जिसमें हम तथ्यात्मक ढंग से तैयारी करेंगे, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर इसके साहित्य की जो अखंड परंपरा थी, अखंड परंपरा की बात हो रही है, उस समय नहीं चली। यानी शुक्ल जी कह रहे हैं कि 1860 ये संवत है, जब इसको सन में कन्वर्ट करेंगे 57 माइनस करके तो 1803, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद जो गद्य लल्लू लाल और सदल मिश्र लिख रहे थे, उसने एक मानक तो स्थापित किया, एक रूप तो दिया गद्य का, लेकिन वहाँ से उस गद्य की अखंड परंपरा नहीं चली कि कोई नई पुस्तक लिखी गई हो, कोई ऐसी नई पुस्तक आई हो लल्लू लाल और सदल मिश्र के बाद जिसने खड़ी बोली गद्य के एक नए स्वरूप, भव्य स्वरूप को दिखाया हो। ऐसा कुछ कोई माइलस्टोन काम नहीं हुआ। इसलिए शुक्ल जी लिख रहे हैं कि संवत 1860 यानी 1803 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हो चुका, सूत्रपात तो हो चुका, लेकिन अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। 2-4 किताबें अनपढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों। अब देखिए, शुक्ल जी कह रहे हैं कि 2-4 बातें अनपढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों, पर साहित्य के योग्य, स्वच्छ, सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1951, यहाँ ये गलती है संभवतः, क्योंकि हम जब इसे नीचे देखेंगे तो ये संवत 1915 लिखा हुआ है, जो कि सन में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये समय ठहरता है 1858 का। तो शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं कि 1803 से 1858 के बीच में हिंदी गद्य की कोई श्रेष्ठ पुस्तक या श्रेष्ठ साहित्य नहीं रचा गया। तो ये शुक्ल जी लिख रहे हैं कि अखंड परंपरा नहीं चली, सूत्रपात जरूर हो चुका था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ। तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हैं कि संवत 1860 यानी 1803 ईस्वी से 1803 से 1858 के बीच का जो काल है वो गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही रहा, शून्य ही मिलता है। तो कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि किस समय सीमा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य रचना की दृष्टि से शून्य ही मानते हैं, तो 1803 से 1858 का समय ध्यान रखिएगा। संवत 1914 के बलवे के पीछे हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। यानी संवत 1914 से तात्पर्य आप 1857 लगा सकते हैं। 1857 के बलवे के बाद हिंदी गद्य की परंपरा अच्छी तरह चली, शुक्ल जी ये कह रहे हैं। यानी इस 50 साल का जो समय 1803 से 1857 का लगभग रहा, 50-52 साल का, इस बीच में हिंदी गद्य की कोई महत्वपूर्ण पुस्तक, कोई महत्वपूर्ण रचना दिखाई नहीं पड़ती है, लिखी नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति वाला जो बलवा शुक्ल जी लिख रहे हैं वो हुआ, उसके बाद गद्य की एक अच्छी परंपरा दिखाई पड़ती है, चल पड़ी है। वो कहाँ, वो बातें शुक्ल जी कैसे लिख रहे हैं वो हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हैं कि संवत 1860 यानी 1803 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच में फैलाना था। अब देखिए, यहाँ से क्या हुआ कि जब गद्य की एक अच्छी परंपरा चल पड़ी 1857 ईस्वी के बाद, उसका सबसे ज़्यादा लाभ कौन उठा रहा है? ईसाई धर्म प्रचारक। उन्होंने अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाने के लिए हिंदी गद्य को उठा लिया। हिंदी जो खड़ी बोली गद्य का जो प्रसार अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, परिष्कृत ढंग से हुआ, उसको उन्होंने अपने मत के प्रचार के लिए उठा लिया। शुक्ल जी ने लिखा कि
श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। तो ये कुछ बातें, जो जानकारियाँ शुक्ल जी खड़ी बोली गद्य के विकास के दौरान की अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं, आप सभी को उसे थोड़ा अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि श्रीरामपुर के बारे में लिखा कि श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे थे, नाम ध्यान रखिए। शुक्ल जी ने लिखा कि विलियम केरे और कई अंग्रेज पदाधिकारियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ। तो इंजील, जो कि पवित्र ग्रंथ माना जाता है ईसाइयों का, उसका अनुवाद उत्तर भारत की कई बोलियों में विलियम केरे और उनके अंग्रेज साथियों के सहयोग से कई बोलियों में, कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया। तो इन लोगों ने गद्य का जो विकास हुआ, गद्य की जो एक अच्छी अवस्था दिखाई पड़ने लगी, ईसाई धर्म प्रचारकों ने उसका लाभ उठा लिया और कई सारे जो ईसाई धर्म की पुस्तकें थीं, ईसाई धर्मोपदेश की, उन सभी का हिंदी में अनुवाद करके भारतीय सामान्य जनता के बीच में उसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। तो ये बात शुक्ल जी लिख रहे हैं कि इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादकों ने सदासुख और लल्लूलाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। अब देखिए, ये शुरुआती दौर की बात है। अंग्रेज़ों ने जब 1857 के बाद से हिंदी गद्य को अपनाया तो उर्दूपन को दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि अरबी फारसी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था। अंग्रेज ये जानते थे कि साधारण जनता का जिससे लगाव होगा, हमें उस भाषा को अपनाना है अपने मत के प्रचार के लिए। तो उन्होंने खूब धूमधाम से हिंदी खड़ी बोली गद्य के रूप को अपने मत के प्रसार के लिए स्वीकार कर लिया। वे लिख रहे हैं कि जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण सुनती आती थी, उसी भाषा का अवलंब ईसाई धर्मोपदेशों को अवश्य दिखाई पड़ा। ये वो दौर था कि जब अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया खड़ी बोली हिंदी का, जो कि सामान्य जन के बीच में प्रचलित थी। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उसे साधारण जन समुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा है और है। जिन अंग्रेज़ों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है, वे अब भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनका जो सामना है वो मुंशियों और खानसामों से ही हो रहा है और वो उर्दू ही बोलते हैं। तो यदि वे अंग्रेज भी यदि उर्दू को ही स्वीकार करते हैं और जनसामान्य की भाषा मान लेते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जबकि ये गलत है। उर्दू जन सामान्य की भाषा नहीं थी उस दौर में। पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जन साधारण को धर्म और ज्ञान आदि का उपदेश सुनते सुनाते पाया, उसी को ग्रहण किया। तो पादरियों ने तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि अपने धर्म का प्रचार करना है तो हमें शिष्ट भाषा, सामान्य जन की भाषा, खड़ी बोली को ही चुनना पड़ेगा, उर्दू वाली भाषा को नहीं। तो ये बात शुक्ल जी लिख रहे हैं। आगे देखिए, वे लिखते हैं कि ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए हैं। देखिए, शुक्ल जी ही लिख रहे हैं कि ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक में अरबी और फारसी के शब्द जहाँ तक संभव हो सका नहीं लिया। आप इससे ही समझ सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य का जो रूप था वो जनता के बीच में, सामान्य जन के बीच में काफ़ी प्रभावशाली था। इसलिए अंग्रेज़ों ने उर्दू के रूप को न चुन के उस जन सामान्य की भाषा के रूप को चुना। ठीक है, ठेठ ग्रामीण शब्द तक बेधड़क रखे गए ईसाई धर्मोपदेशों वाली पुस्तकों में। उनकी भाषा सदासुख और लल्लूलाल के ही नमूने पर चली है। उसमें जो कुछ विलक्षणता दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण। प्रेम सागर, जो कि लल्लूलाल जी की रचना है, प्रेम सागर के समान ईसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के स्थान पर करनहारे, तक के स्थान पे लौ, कमरबंद के स्थान पे पटुका आदि प्रयुक्त हुआ है। यानी लल्लूलाल जी ने जो रूप दिखाया खड़ी बोली गद्य का,
उसी को हूबहू आत्मसात कर लिया ईसाई धर्मोपदेशकों ने अपनी पुस्तकों के प्रचार प्रसार के लिए। तो यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। इन सारे प्रसंगों को पढ़ के आप जो खड़ी बोली गद्य के विकास की जो यात्रा रही है, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। आगे आप देखेंगे कि उर्दू से जब हिंदी की लड़ाई होती है, चुनौतियाँ मिलती हैं। लड़ाई का मतलब ये है कि वैचारिक लड़ाई, स्थापना प्रतिष्ठा स्थापना की लड़ाई है, और इसमें कई सारे लोगों ने बहुत वैमनस्यता के साथ हिंदी के साथ बर्ताव किया। जैसे सर सैयद अहमद खान का नाम शुक्ल जी ने इस पुस्तक में लिया है कि जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। सर सैयद अहमद खान कट्टर दुश्मन थे खड़ी बोली हिंदी के, गंवारी बोली तक कहते थे, और अंग्रेज़ों से सिफारिश करते थे कि अदालतों की भाषा से इसको दूर किया जाए। तो ऐसे ऐसे प्रभाव और ऐसे ऐसे प्रचार किए जा रहे थे खड़ी बोली हिंदी को दबाने के लिए, वो सब शुक्ल जी ने अपनी इस पुस्तक में दिखाया है। आगे हम देखेंगे इन सारे तथ्यों को। यहाँ अभी हम जितनी बातें करेंगे, ये सारी बातें जो इर्द गिर्द होंगी वो ईसाई मिशनरियों के द्वारा खड़ी बोली गद्य का चुनाव करना अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, और साथ साथ हिंदी के विकास की भी बातें जो शुक्ल जी की पुस्तक में बताई गई हैं, वो सब बातें हम देखेंगे। जैसे शुक्ल जी ने लिखा कि इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकें और पंफलेट छपते रहे। उक्त श्रीरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद के गीते नाम की पुस्तक छपी, जिसकी भाषा में कुछ अरबी फारसी के बहुत से चलते शब्द भी रखे मिलते हैं। पर इसके पीछे अनेक नगरों से बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी निकलने लगी। अब तक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पुस्तकें निकल रही थी ईसाई मिशनरियों के द्वारा, लेकिन अब जब छोटे मोटे स्कूल जो ईसाइयों के खुलने लगे, तब शिक्षा संबंधी पुस्तकों की भी आवश्यकता पड़ने लगी। इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसे बाइबिल के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्ज़ापुर और मुंगेर आदि उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। तो जो शिक्षा संबंधी पुस्तकें अंग्रेज और ईसाई छाप रहे थे, उन पुस्तकों की भाषा भी वैसी ही रखी गई जैसे उन्होंने अपने बाइबिल की पुस्तक के अनुवाद के लिए रखा था। और बाइबिल में बहुत ही सामान्य जन की जो भाषा खड़ी बोली भाषा थी, उसी का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा था। आगे वे शुक्ल जी लिख रहे हैं कि अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे, जिनमें अंग्रेजी के साथ हिंदी उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग संवत 1900 के पहले ही पैदा हो गई थी। ठीक है, यानी 1843 के पहले आप देखेंगे तो ये किताबों की जो ज़रूरत थी वो समझ में आ गई थी कि अब किताबें भी छापनी पड़ेंगी। तो कुछ उर्दू में, कुछ हिंदी में ये किताबें छपने लगी थी। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के लगभग आगरे में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो देखिए कहाँ हुआ स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, कहाँ हुई? आगरा में संवत 1890। ठीक है, 1890 में से आप 57 माइनस कर देंगे तो लगभग ये जो सन ठहरेगा उसे आप एक जगह नोट कर लें। और आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी किताबें छापने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए कि मार्शमैन साहब के प्राचीन कथा का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित कराया गया। कथासार के लेखक या अनुवादक पंडित रतनलाल थे। इसके संपादक पादरी मूर साहब ने छोटे से अंग्रेजी वक्तव्य में लिखा था, यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान साहित्य भी प्रकाशित किया जाएगा। इस भाषा इस पुस्तक की विशुद्ध और पंडिताऊ है। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं कि उस दौर में कुछ इतिहास की भी पुस्तकें अंग्रेजों ने जो लिखी उनका भी प्रकाशन हो रहा था। उनका अनुवाद पंडित रतनलाल ने किया और ये कहा गया कि अगर अच्छी लगी लोगों को ये अनुवादित पुस्तकें तो आगे भी इसका दूसरा रूप भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। कुछ और जो तथ्य हैं वो आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी ने लिखा कि बलवे के कुछ पहले ही, बलवा कौन सा, 1857 का जो आज़ादी के आंदोलन के लिए जो लड़ाई थी स्वतंत्रता संबंधी, उसकी बात कर रहे हैं कि बलवे के कुछ दिन पहले ही मिर्ज़ापुर में ईसाइयों का एक ऑर्फन प्रेस खुला।
अब देखिए ऑर्फन प्रेस खुला है, इसे आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, मिर्ज़ापुर पर। और किसने खोला, ईसाइयों ने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। यहाँ से शिक्षा संबंधी पुस्तकें शेरिफ साहब के संपादन में निकली। तो शिक्षा संबंधी पुस्तकें इस ऑर्फन प्रेस से निकलने लगी, जिसकी स्थापना ईसाइयों ने किया। यहाँ से भूचरित्र दर्पण, भूगोल विद्या, मनोरंजन वृत्तांत, जंतु प्रबंध, विद्यासागर आदि पुस्तकें यहाँ से छपने लगी। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। शुक्ल जी जो बात लिख रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या था कि हिंदी में जो पुस्तकें और पंपलेट अब तक छपते आ रहे थे, इनमें खंडन मंडन और उपदेश और भजन आदि तरह की जो सामग्री थी वो प्रकाशित होती थी। सारांश के रूप में शुक्ल जी लिख रहे हैं कि सारांश यह कि हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाइयों का बहुत बड़ा योग रहा। यदि यह कथन पूछा जाए आपसे कि हिंदी गद्य के प्रचार या प्रसार में अंग्रेज़ों का बहुत कुछ योग रहा, यह कथन किसका है, तो ये आचार्य शुक्ल जी लिख रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि शिक्षा संबंधिनी पुस्तकें तो पहले पहल उन्होंने ही तैयार की थी, इसलिए ईसाइयों का बहुत बड़ा योग रहा, बहुत कुछ योग रहा है हिंदी गद्य के प्रसार में। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदैव कृतज्ञ रहेंगे। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अंग्रेज़ों के कृतज्ञ मानते हैं हिंदी प्रेमियों को। तो कहते हैं कि हिंदी प्रेमियों को सदा उनका कृतज्ञ रहना चाहिए कि हिंदी गद्य का प्रसार और प्रचार बहुत बेहतर ढंग से ईसाइयों ने, अंग्रेज़ों ने किया है। अब इसका असर क्या पड़ा, तो शुक्ल जी लिख रहे हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ रहा था, क्योंकि हिंदुओं की ही जो बोली थी, हिंदुओं की बोली, जो खड़ी बोली, जो ठेठ और शिष्ट समुदाय की भाषा थी, उसी का प्रयोग ईसाइयों ने अपने मतों के प्रचार के लिए किया। तो हिंदुओं की जनसंख्या ही ईसाई धर्म की मान्यताओं, मतों से ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। अब जो हिंदुओं का शिक्षित वर्ग था वो चिंतित हो गया और स्वधर्म की रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि सभी जो शिक्षित हिंदू थे, हिंदू वर्ग था, उन्हें यह लगा कि अब हमारे जो स्वधर्म है, जो हमारा धर्म है, उस पर खतरे दिखाई पड़ रहे हैं। तो उस खतरे से बचने के लिए कई सारे प्रयास होने लगे कि ईसाई मत को, उसके प्रभाव को किसी तरीके से हिंदू जनता पर कम किया जाए, हिंदू जनमानस के बीच प्रसार उसका होने से रोका जाए। ऐसे में बंगाल में राजा राम मोहन राय का नाम शुक्ल जी ने लिखा कि इन्होंने उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार प्रसार किया। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राम मोहन राय ने इन सभी चीज़ों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों का भाष्य, उसका हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया। तो राम मोहन राय ने क्या किया? वेदांत सूत्रों का भाष्य हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया है। कभी भी पूछे परीक्षाओं में तो ध्यान रखेंगे, वेदांत सूत्रों का भाष्य करके हिंदी अनुवाद में प्रकाशित कराया। और 1886 में उन्होंने बंगदूत नामक एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। तो यहाँ से जो जानकारियाँ निकल के आ रही हैं बंगदूत के विषय में, बंगदूत पत्रिका संवाद पत्र कौन निकालता था? राजा राम मोहन राय। शुक्ल जी ने संवत 1886 बताया है, सन में कन्वर्ट करेंगे तो 1829। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है इस बात को। कई बार मिलान के रूप में ये प्रश्न कई सारी पत्रिकाओं के नाम देकर के पूछ लेता है कि बंगदूत के संपादक कौन थे, कौन ये पत्र निकालता था, किस सन में निकालता था। तो राम मोहन राय ने 1829 में ये बंगदूत नामक एक संवाद पत्र निकाला। राजा साहब की भाषा में एकाध जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, चूँकि बंगला के थे तो बंगला बोली उनकी थी, तो बंगलापन जरूर उनकी भाषा में मिलता है, पर उसका रूप अधिकांश में वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता था। उसका नमूना शुक्ल जी ने दिया हुआ है अपनी पुस्तक में। अब देखिए राजा राम मोहन राय जी ने अपनी जो उस पत्र में लिखा, तो गद्य कैसा था, इसमें लिखा है कि जो जब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब व्रात्य है,
यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण धर्मपरायण श्री सुब्रमण्यम शास्त्री जी ने जो पत्र सांग वेदाध्ययनहीन अनेक इस देश में ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो इन्होंने लिखा है। तो मतलब इस तरह का गद्य था, तो थोड़ा जटिल था गद्य, उस समय हिंदी का बन रहा था, उसमें लोग लिखने का प्रयास कर रहे थे। तो आपको वो लड़ाई, वो चुनौती, वो प्रयास दिखाई पड़ेगा कि आज हम इतनी आसानी से इतनी बेहतर हिंदी लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, अच्छी किताबें हैं हिंदी गद्य में। शुरुआत में जब ये गद्य नहीं था तब लोग अपनी भाषा, अपने भाव कैसे प्रकट करते थे। आप इन गद्य के स्वरूपों को जो शुक्ल जी ने लिखा हुआ है, इनसे समझ सकते हैं। ये बहुत चुनौतियाँ झेली हैं हिंदी के जो महानुभाव थे, जो उन नायक थे, उन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ से आपने दो बातें देखी कि अंग्रेज़ों ने, अंग्रेजी मिशनरियों ने, ईसाई मिशनरियों ने हिंदी गद्य के जो स्वरूप था उसका इस्तेमाल करके अपने मतों का प्रचार प्रसार सामान्य हिंदू जनता में किस तरह से करना शुरू किया। उसी के परिणाम स्वरूप कई सारे जो विद्वान, शिक्षित विद्वान थे भारत के, उन्होंने ये चिंता समझी इस बात को कि ईसाई मत का जो प्रभाव है सामान्य जनमानस पर पड़ेगा तो वे अपनी मूल संस्कृति से हीन हो जाएंगे। तब उन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने बंगदूत नाम का पत्र निकाला, वेदांत सूत्रों का भाष्य किया। ऐसा एक वर्ग उठा जिसने अपनी मूल संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया। अब एक स्टेज और आता है कि पत्रकारिता में खड़ी बोली गद्य का प्रयोग हो रहा था और कई लोग उसमें अलग अलग भाषा के, जैसे उर्दूपन लिए हुए कुछ लोग लिख रहे थे, कुछ लोग संस्कृत मिश्रित हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। तो शुक्ल जी ने लिखा कि कई नगरों में जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब वहाँ छापेखाने हो गए थे। छापेखाने हर जगह हो रहे थे लेकिन कलकत्ता उसका मुख्य था और वहाँ पे खूब सारे छापेखाने स्थापित हो रहे थे। बंगाल से कुछ अंग्रेजी और कुछ बंगला पत्र भी निकलने लगे। तो आप यदि देख रहे होंगे, जब पत्रकारिता वाले हिस्से को आप पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर के सभी पत्र जो हिंदी में या बंगला में निकल रहे थे वो सब के सब कलकत्ता से छप रहे थे, साप्ताहिक हो, मासिक हो, दैनिक हो, इसलिए कि वहाँ पर छापे खाने बहुतायत मात्रा में मिल रहे थे और बाकी जो हिस्सा था भारत का, यहाँ पर अभी छापे खाने पहुँच नहीं पाए थे। तो जो भी पहला पत्र हिंदी का रहा है वो वहीं से निकल रहा था, कलकत्ते से ही। उसी की बात शुक्ल जी ने लिखा कि इस परिस्थिति में पंडित जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 ईस्वी में, यानी आप इसको देखें तो 1826 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए, जैसा कि उसके इस लेख से प्रकट होता है। अब उस समाचार पत्र के एक लेख के विषय में शुक्ल जी ने उसका जो कथन दिया है आपको उसे देखना चाहिए कि यह उदंत मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजियों, पारसियों, बंगले में जो समाचार का कागज़ छपता है उसका सुख उन बोलियों के जानने वाले और पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ और समझ लें, ओपराई अपेक्षा न करें। तो देखिए, ये उद्देश्य दिखाई पड़ रहा है पत्रिका के प्रकाशन से कि अपनी बोली में समाचार को, सत्य समाचार को हिंदुस्तानी लोग देख और पढ़ लें, जिससे उन्हें दूसरी ओर जो है दूसरे के कहे पर विश्वास न करना पड़े, खुद अपनी बोली की, अपनी भाषा में वो चीज़ें पढ़ और समझ सकें। तो ऐसे उद्देश्यों से प्रेरित होकर के उदंत मार्तंड का प्रकाशन जुगल किशोर जी ने शुरू किया। आप उस पत्र का ये अंश शुक्ल जी की पुस्तक से देख सकते हैं। हम सभी उदंत मार्तंड के अंक नहीं देख सकते हैं, लेकिन शुक्ल जी की पुस्तक में जो उसका अंश प्रकाशित है उस पुस्तक को खोल के ज़रूर देखना चाहिए कि हमारे हिंदी के पूर्वजों ने शुरुआती दौर की लड़ाई में चुनौतियों के बीच कितना काम किया, कितनी कोशिशें की, निश्चल भाव से हिंदी के लिए सेवा किया। उसका नतीजा है कि आज हम सभी परिनिष्ठित और परिमार्जित ढंग की हिंदी पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, सुन पाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। आगे और महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम देखते हैं। इसके विषय में आप देखें, शुक्ल जी ने जो लिखा है कि यह पत्र 1 वर्ष चलकर ही सहायता के अभाव में बंद हो गया। तो ये बात ध्यान रखना है आपको।
उदंत मार्तंड के विषय में आप कभी भी पत्रकारिता से संबंधित यदि किसी प्रश्न का लिखित उत्तर लिख रहे हैं, लिखित प्रश्नों वाले जो अंश आपकी परीक्षाओं में जोड़े गए हैं, तब आप उदंत मार्तंड के प्रकाशन वर्ष के साथ जुगल किशोर की संपादन में जो कुछ ये पत्र निकल रहा था, तो इसके लिख सकते हैं कि 1 वर्ष चलकर ही सहायता के अभाव में ये बंद हो गया। उसका उद्देश्य जो अभी हमने उसके एक अंश के माध्यम से देखा, वो बातें लिख करके आप अपने बात को पुष्ट कर सकते हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि इसमें खड़ी बोली का मध्यदेशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। एक प्रश्न आपका यहाँ तैयार हो रहा है कि उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को क्या कहा गया है, तो उसे मध्यदेशीय भाषा कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे शुक्ल जी लिख रहे हैं कि रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। ये बात शुक्ल जी कई जगह लिखते हैं कि रीतिकाल समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य पूरे देश में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला था। अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों के पास अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारतवासियों को शिक्षित करने, उन्हें शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतवासियों को शिक्षित बनाइए। बाद में राजा राम मोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ते में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। यहाँ से आपको एक तथ्य मिल रहा है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रभाववश हुई, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कहाँ? कलकत्ते में हिंदू कॉलेज। एक हिंदू कॉलेज दिल्ली में है इस समय, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, और वहाँ कलकत्ते में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़ कर निकलने और सरकारी नौकरियाँ पाने लगे। यही ब्रिटिश शासन का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका उद्देश्य भी था कि अंग्रेजी भाषा में उनकी जो ट्रेनिंग है वो की जाए, उन्हें ऐसा क्लर्क, ऐसा लिपिक वर्ग तैयार किया जाए जो हमारे लिए आसानी से काम कर सके। अब ये बातें शुक्ल जी इसका क्रिटिक लिख रहे हैं कि किसी भी भारतीय विद्वान को भी ऐसा आत्मविश्वास नहीं था कि देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है। यह विचार उस समय तक लोगों को न था। अंग्रेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता तो संस्कृत या अरबी पर, हिंदी या सामान्य जन की भाषा की ओर किसी का ध्यान ही न जाता। या तो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी या संस्कृत या अरबी। संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसा को कंपनी सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी, पर अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी धीरे धीरे बंद कर दी गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था, पर मैकाले की अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों से समर्थन किया मैकाले ने कि सबसे हट करके उसने अंग्रेजी भाषा पर ही पूरा बल लगा दिया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी में शिक्षा देने का ही उद्देश्य बना लिया। ये बात शुक्ल जी लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैकाले जब आता है तो मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का जोरों से समर्थन किया, और जो पूर्वी साहित्य था, प्राच्य देशों का साहित्य, हमारा साहित्य था, उसके प्रति उपेक्षा का भाव हो गया और सारे पढ़े लिखे लोग अब पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति, उनके कल्चर को पढ़ने लगे, आत्मसात करने लगे। कंपनी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल खुलने लगे। संस्कृत और अरबी के जो स्कूल थे वो बंद होने लगे। अंग्रेजी का वर्चस्व यहीं से पूरे भारत पर शुरू होता है और आज भी हम भाषा के रूप में जो हमारी देशज भाषाएं हैं उन्हें कमज़ोर होता हुआ देखते हैं और अंग्रेजी का प्रभुत्व वैश्विक हो चुका है, वो रूप दिखाई पड़ता है। तो ये इतिहास के अंश से आप समझ सकते हैं जो शुक्ल जी ने लिखा हुआ है। अब अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना, पत्र पत्रिकाओं का आरंभ, इन सारी चीज़ों के बाद आप देखेंगे कि शुक्ल जी जो लिख रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। अदालतों की भाषा, यहाँ पर भी हिंदी को चुनौती का सामना करना पड़ा।
शुक्ल जी लिख रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगलों के समय से अदालती कार्रवाइयाँ, दफ्तर के सारे कामकाज फारसी भाषा में होते थे। जब अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी, क्योंकि सामान्य जन की भाषा समझी जाती थी कि सामान्य जन फारसी ही समझता है। तो अंग्रेज़ों के आने के बाद फारसी ही बहुत दिनों तक राजकाज और इसमें अदालतों की भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही थी। तो शुक्ल जी ने लिखा कि दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनाई होती थी उसे कुछ दूर करने के लिए संवत 1860 में यानी 1803 में नया कानून जारी होने पर कंपनी सरकार की ओर से यह आज्ञा निकलती है। ठीक है, तो ये जो है कंपनी सरकार आज्ञा देती है कि भाई फारसी में लोगों को कठिनाई हो रही है तो कोई और भाषा इस्तेमाल की जाए। तो देखिए ये इश्तहार निकलता है, उसके विषय में शुक्ल जी लिख रहे हैं कि फ़ारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को जो कठिनाइयाँ होती थी उनका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत 1813 में यानी 1893 में यानी सन 1836 में इश्तहारनामे निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से जो इश्तहारनामा हिंदी में निकलता था उसकी नकल नीचे दी गई है, शुक्ल जी ने लिखा है। ठीक है, इसमें लिखा है कि पच्छां के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान दिया कि कचहरी के सब काम फ़ारसी ज़बान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों का बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कलफ होता है। जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी, सबको चैन और आराम होगा। इसलिए हुक्म दिया कि 1244 की कुंवार बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर व बोर्ड में हो सो अपना सवाल अपनी हिंदी बोली में और फारसी के नागरी अक्षरन में लिखे और दाखिल करे या डाक पते पर भेजे। तो देखिए ये धीरे धीरे शासन प्रशासन भी उस दौर का वो समझ रहा था कि बहुत कठिनाई होती है, कलप होता है, दर्द होता है लोगों को जब वो अपनी भाषा में अपने कष्ट नहीं कह पाते, अपनी जो शिकायतें हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचा पाते। उन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है अपने कष्टों को सरकार तक, अदालतों तक पहुंचाने में। तो फ़ारसी के लिए उन्हें अलग अलग तरीके से जो है वो उस समय शुल्क और कीमत भी अदा करनी पड़ती होगी फ़ारसी में लिखवाने के लिए। तो शुक्ल जी ये लिख रहे हैं कि इश्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि बोली हिंदी ही हो, अक्षर नागरी के स्थान पर फ़ारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही 1937 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। ध्यान रखिएगा, 1837 में उर्दू सब प्रांतों में दफ्तरों की भाषा कर दी गई। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फ़ारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गई कि हिंदी ही थी, खड़ी बोली हिंदी थी लेकिन अरबी फ़ारसी में रूप था उसका। तब भी कुछ जो है वो हिंदी का प्रचार प्रसार होने लगा। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश की भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू सिखाया जाने लगा। ये उस दौर की मजबूरी थी। आप इसको महसूस कर पा रहे होंगे कि उर्दू का वर्चस्व इसलिए हो पा रहा था क्योंकि बहुत सारे जो उस दौर के सामंत किस्म के लोग थे जिनकी प्रतिष्ठा थी अंग्रेजी दरबार में, वो लोग पूरा प्रयास करते थे कि उर्दू को ही राजकाज की भाषा में, अदालतों की भाषा में इस्तेमाल हो, हिंदी को नहीं। हिंदी को गंवारी बोली कह के दूर किया गया। लेकिन शुक्ल जी लिख रहे हैं कि तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ और सूरदास जी के भजन आदि की उर्दू ग्रस्त लोगों का लगाव भाषा से बनाए हुए थे। जो युवा वर्ग, जो समाज उर्दू ग्रस्त हो चुका था भारत का, उर्दू को पसंद करने लगा था, भाग रहा था उर्दू की ओर, तुलसीदास की चौपाइयाँ और सूरदास जी के भजन ही थे जो उर्दू ग्रस्त लोगों का कुछ लगाव हमारी देशज भाषा से बनाए हुए थे। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के नवशिक्षित लोगों का मन अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। ये चिंता जो है शुक्ल जी लिख रहे हैं। और यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त जी की एक पंक्ति, एक कथन शुक्ल जी उद्धृत करते हैं। बालमुकुंद गुप्त जी लिखते हैं कि जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे
फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी ने रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती रही। तो ऐसे दुर्दिन भी हिंदी को देखने पड़े हैं, ऐसी चुनौतियां देखनी पड़ी हैं, ऐसी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं हिंदी के लोगों को। ये बातें इस इतिहास के अंतर्गत आप समझ पाएंगे आसानी से। ठीक है, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है शुक्ल जी की पुस्तक का। यहाँ से कुछ तथ्य हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में उस समय नहीं आए थे, लेकिन वे बराबर अपने साहित्य के माध्यम से हिंदी भाषा की ओर लोगों का ध्यान खींच रहे थे। इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार निकलते देख उन्होंने काशी से बनारस अखबार निकलवाया। ठीक है, तो देखिए बनारस अखबार के संपादक या निकालने वाले कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। काशी से ये पत्र निकलता था, पर अखबार पढ़ने वाले जो पहले पहल नवशिक्षित थे मिल सकते थे, जिनकी लिखने पढ़ने की भाषा उर्दू हो रही थी। तो सब ज़्यादातर पढ़ा लिखा वर्ग उर्दू ही जानता था। तो बनारस अखबार उन्होंने जब निकालना शुरू किया तो उन्हें ये ध्यान रखना पड़ा कि पत्र चले, लोगों तक पहुँचे, उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ उर्दू का रूप भी रखा जाए। तो शुक्ल जी ने लिखा कि अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू रखी गई, यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे। यह पत्र बहुत ही घटिया कागज़ पर लीथों में छपता था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही घटिया कागज़ पर लीथों में छपता था। लीथो छपाई का अपना एक पैटर्न रहा होगा, उसकी बात की जा रही है। भाषा यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया आदि ऐसे शब्द भी रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मजबूरी थी कि उर्दू के कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाए ताकि उर्दू पढ़ने वाले लोग भी इस पत्र को पढ़ें। ये चुनौती थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। तब हम कहते हैं कि उर्दू परक हिंदी के समर्थक थे शिव प्रसाद सितारे हिंद। उसके पीछे का कारण यह था, उनकी मजबूरी थी पत्र को चलाना और उर्दू पढ़ने वाले लोगों तक भी उसको पहुंचाना। ठीक है, ये बात शुक्ल जी यहाँ पर लिख रहे हैं। आगे का जो तथ्य है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि अतः भाषा को लोग हिंदी कैसे समझें। अब ये जो भाषा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी अपने पत्र में लिख रहे हैं वो भाषा उर्दू के काफ़ी नज़दीक दिखाई पड़ती है। तो कैसे इस भाषा को लोग हिंदी समझें, इसलिए आप देखेंगे कि काशी से ही दूसरा पत्र निकला। काशी से ही दूसरा पत्र निकाला गया सुधाकर नाम का, और ये निकालते थे बाबू तारा मोहन मित्र। कई सज्जनों के सहयोग से उन्होंने संवत 1907 में यानी सन 1850 ईस्वी में बाबू तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्र निकाला। अब इसका प्रभाव क्या रहा कि एक ज्योतिषी जी थे, उनका नाम सुधाकर इसीलिए पड़ा कि जिस दिन वे पैदा हुए थे उसी दिन जो है वो पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था। तो इसका जिक्र शुक्ल जी ने किया हुआ है। इसी समय लगभग अर्थात 1909 में यानी 1852 में आगरे में किसी मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश नामक पत्र भी निकला जो कई वर्ष तक चलता रहा। तो बुद्धि प्रकाश किसका पत्र है? मुंशी सदा सुखलाल का। ये आगरे के रहने वाले थे। इसका भी उल्लेख शुक्ल जी ने किया हुआ है। बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। तो कई सारे पत्र निकलने शुरू हो गए और हिंदी की लड़ाई में हिंदी गद्य के, हिंदी लेखन की स्थापना के लिए इन सारे पत्रों ने बहुत उद्योग किया, बहुत परिश्रम किया। ये शुक्ल जी की पुस्तक में दिखता है। तो आप इन चीज़ों को देख लीजिए, इन पत्रों के नाम याद रखिए, इनके संपादकों के नाम याद रखिए। शुक्ल जी की पुस्तक में दिखा है। तो पुस्तक के पृष्ठ देख करके आप आसानी से इन तथ्यों को याद कर सकते हैं कि ऐसा कुछ लिखा गया है। पढ़ आप भी सकते हैं, अब आपके पास भी पुस्तकें हैं शुक्ल जी की, लेकिन यहाँ हम सीरीज से क्रमबद्ध ढंग से थोड़ा सा डिस्कस करते हुए जब पढ़ेंगे तो आपको भी थोड़ी रुचि जागृत होगी, मन लगेगा और पढ़ पाएंगे। आगे देखते हैं। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ होने के पहले ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे थे।
पद्य की भाषा ब्रजभाषा ही बनी रही। ये बात आप हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ते होंगे तो दिखाई पड़ता है कि पद्य की भाषा ब्रजभाषा बनी रही, लेकिन गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई थी। तो दो साहित्य, हिंदी साहित्य में ही दो तरह की भाषाओं का प्रयोग दो तरह की विधाओं में किया जा रहा था। अब अंग्रेज सरकार का ध्यान देशी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उसकी व्यवस्था की बात भी सोची जाने लगी। हिंदी को अदालतों से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता प्राप्त हो चुकी थी। ये सारी बातें हो रही थी, किताबें छप रही थी, अखबार निकलने लगे थे, लेकिन अदालतों से हिंदी को निकलवाने में मुसलमानों को सफलता प्राप्त हो चुकी थी। ये शुक्ल जी लिख रहे हैं। सीधा सीधा मुसलमानों लिखने के बजाय उर्दू के समर्थक लिख सकते थे, वो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन शुक्ल जी का लिखना उस दौर का लेखन है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो शुक्ल जी ये लिख रहे हैं कि मुसलमानों को सफलता प्राप्त हो चुकी थी अदालतों से हिंदी को निकलवाने में भी। अब वे इस प्रयत्न में लगे थे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान न मिले, न अदालतों में स्थान मिले, न शिक्षा क्रम में स्थान मिले, उसकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए। तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया, यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को भी अपना विचार छोड़ना पड़ा। और 1848 में यह सूचना सरकार निकालती है कि ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी ज़बान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं, क्योंकि दफ्तरी और सरकारी ज़बान से तो निकाल दी गई थी हिंदी। तो ये बात सरकार की तरफ से छप रही है कि आवश्यक ठहराना ऐसी भाषा को जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी ज़बान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी जिनकी संख्या दिल्ली कॉलेज में बढ़ी है, इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। अब उर्दू के छात्र इस हिंदी को अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे तो हिंदी भाषा का प्रसार प्रचार ही बंद कर दिया जाए, ऐसा उस दौर में हो रहा था। हिंदी वालों के लिए कितना अपमानजनक था, हिंदी के पीछे काम करने वालों के लिए कितना अपमान था, ये आप इससे समझ सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर आई है। अब देखिए यहाँ पर ये जो तथ्य है आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का विरोध करने के पीछे उर्दू के समर्थक लगे हुए थे और विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेज़ों के बीच बड़ा मान था। हिंदी को वे एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेज़ों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा कर रहे थे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में, शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली को, हिंदी को गंवारी बोली कौन कहता है? सर सैयद अहमद खान, शुक्ल जी बता रहे हैं। और उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेज़ों के उसी ढंग के कृपा पात्र थे जिस ढंग के सर सैयद अहमद। अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस संबंध में प्रयत्नशील रहे। इसमें हिंदी का झगड़ा 20 वर्ष तक भारतेंदु के समय तक चलता रहा। तो हिंदी राजकाज की भाषा होगी या नहीं, पढ़ने पढ़ाने में उपयोग में आएगी कि नहीं, ऐसी लड़ाई शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लड़ी, उसके लिए भारतेंदु के समय तक ये लड़ाई चलती रही। तो देखिए किसी भाषा का जो इतिहास है वो बहुत बड़ी लड़ाइयों और चुनौतियों से भरी हुई है। आज हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी की तमाम संगोष्ठियाँ, सेमिनार करते हैं, उसमें ये चर्चाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि ये बीते ज़माने की बात ज़रूर है, लेकिन इन चुनौतियों को इतिहास के माध्यम से हमें जानना होगा, समझना होगा उस दौर के हिंदी सेवियों की दृष्टि से। शुक्ल जी ने बताया कि गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे। यहीं से आपको ये बात ध्यान रखना है कि गारसा द तासी क्या थे? फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के प्राध्यापक थे। इन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा। तो इसका जो सन ठहरता है 1839 ईस्वी ठहरता है, उसमें हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास गारसा द तासी लिखते हैं, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख था। ठीक है, ये बात शुक्ल जी लिख रहे हैं और कुछ उसका अंश भी यहाँ पर बता रहे हैं। हम आगे देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं भाषा के इतिहास को जानने के संदर्भ में। कि तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उर्दू के अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा
और नागरी अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया। जैसा कि अभी कह आए हैं, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा बना रहा। ये समय ध्यान रखिएगा, राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा बना रहा। गारसा दत्तासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। वो भी बहुत धार्मिक रूढ़ियों से जकड़ा हुआ व्यक्ति था। जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद ने अंग्रेज़ों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे। हिंदी के विरोध में बल लाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। चूँकि मजहबी आदमी था वो भी, गारसा दत्तासी भी, तो सर सैयद अहमद ने मजहबी नुस्खा अपनाया और अंग्रेज़ों को सुझाया कि हिंदुओं की जो ज़बान है वो बुत परस्त है, मूर्ति पूजकों की ज़बान है, और उर्दू मुसलमानों की, जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है, दोनों पैगंबरी मत के मानने वाले हैं। तो इस तरह से सर सैयद अहमद ने अंग्रेज़ों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, धार्मिक रंग चढ़ा कर भी कि हम दोनों ईसाई और मुसलमान पैगंबरी मत के हैं, और ये जो हिंदी है, हिंदुओं की जो ज़बान है, ये सब बुत परस्त लोग हैं। तो कहीं ना कहीं गारसा दत्तासी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और ये कहा कि भाई देखिए, ये जो है ठीक हिंदी नहीं है, ठीक बोली नहीं है। देखिए, ये बात गारसा दत्तासी की ही शुक्ल जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बहुत भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो शुरुआत में तो वो हिंदी को बोली नहीं, भाषा के रूप में कहना चाहता था, लेकिन जब कट्टरपन आ गया, मजहबी कट्टरपन आ गया, तब देखिए उसका जो स्वर था गारसा दत्तासी का वो बदल गया। वो कहता है कि इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली, डायलेक्ट की सी हो गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। पहले ये बात नहीं कहता, पहले वो स्वीकार करता है और कहता है कि बोली के रूप में देखना उचित नहीं है, और अब कह रहा है केवल एक बोली है। हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर अपने मजहबी रिश्ते के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और लिखता है कि हिंदी में हिंदू धर्म का आभास है, वह हिंदू धर्म जिसके मूल में बुत परस्ती है और उसके अनुसांगिक विधान हैं। इसके विपरीत उर्दू में इस्लामी और आचार व्यवहार का संचय है। ठीक है, तो इस्लाम भी इस्लामी मत है और एकेश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो धर्म के आधार पर गारसा दत्तासी ने प्रयास किया कि उर्दू को आगे बढ़ाया जाए, हिंदी को नीचे कर दिया जाए। लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद लगे हुए थे बराबर कि हिंदी की स्थापना हो, क्योंकि वो भी अपने वर्चस्व के अनुसार हिंदी की स्थापना में लगे हुए थे। तो तासी ने एक अपने व्याख्यान में लिखा कि मैं सर सैयद अहमद खान जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ़ में और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजील की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते। तो देखिए, धर्म के एंगल से भी हिंदी को नुकसान सहना पड़ा, हिंदी को उपेक्षा की दृष्टि से अंग्रेज़ों ने देखा और उर्दू के जो समर्थक थे उन्होंने गहरी साजिश के तहत हिंदी को दरकिनार करने की पूरी कोशिश की। और शुक्ल जी ये बात लिख रहे हैं कि परंपरा से चली आती हुई देश की भाषा का विरोध और उर्दू का समर्थन कैसे कैसे भावों की प्रेरणा से किया जाता रहा है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। विरोध प्रबल होते हुए भी जैसे देश भर में प्रचलित अक्षरों और वर्णमाला को छोड़ना असंभव था, वैसे ही परंपरा से चले आते हुए हिंदी साहित्य को भी। अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा। काव्य साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचतान आरंभ हुई। इसी खींचतान के समय राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए। इन लोगों ने मैदान में आके हिंदी का मोर्चा संभाला, पत्र निकाले, लेखनी की, पुस्तकों के अनुवाद किए और उसके माध्यम से हिंदी गद्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया और बड़ी लड़ाइयाँ हैं। यहाँ से हिंदी गद्य की
जो स्थापना उसका सूत्रपात है खड़ी बोली हिंदी का, उसकी लड़ाई दिखाई पड़ती है। प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई की जो उसमें अपने आप को स्थापित करने की जो लड़ाई है वो दिखाई पड़ती है। अगला हिस्सा जो शुक्ल जी के इतिहास में है वो है गद्य का आविर्भाव। अगली क्लास में हम हिंदी गद्य के आविर्भाव के रूप में राजा शिव प्रसाद सितारेहीन, राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह, इन सभी के द्वारा किए गए काम, अनुवाद, टीकाएँ, सभी चीज़ों पर जो शुक्ल जी ने लिखा है वो पढ़ेंगे। और उसके आगे के हिस्से में भारतेंदु के साहित्य और उनकी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान को भी हम लगातार पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल की ये सीरीज़ हम लगातार पढ़ाते रहेंगे। कुछ क्लासेस में ये सारी बातें हम पूरी कर लेंगे, जिससे आपका शुक्ल जी के इतिहास के अनुसार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बातें जितनी हम कर रहे हैं, इन सारी बातों को आप अपनी लिखित परीक्षा के उत्तर के रूप में भी, विश्लेषण परक उत्तर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तथ्यों को एक जगह नोट करके अपनी बातों को पुष्ट करके आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लासेस चल रही हैं UPLT GIC के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव क्लासेस रहेंगी, कई सारी क्लासेस आपको यहाँ पे निःशुल्क मिल रही हैं, कई सारी क्लासेस हैं जो कि हमारे जो छात्र हैं उनके लिए हैं। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। नमस्कार, शुभकामनाएं।